नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक 16-17 जनवरी को दिल्ली में होगी और इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल में विस्तार को मंजूरी दी जा सकती है। इस बैठक में कई राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति पर विचार किया जाएगा। साथ ही इसके अलावा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। पार्टी प्रमुख के रूप में नड्डा का 3 साल का कार्यकाल इस महीने के आखिर में पूरा हो रहा है और इस बात की पूरी संभावना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि हाल में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन और केंद्र में भाजपा की सरकार के कामकाज पर भी बैठक की चर्चा हो सकती है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर 16 देशों में हुए रोड शो की सफलता के बाद घरेलू रोड शो की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संभालेंगे। 5 जनवरी से 27 जनवरी तक देश के 9 बड़े शहरों में होने जा रहे इन रोड शो की शुरुआत मुंबई से होगी। बता दें, सीएम योगी वहां 4 से 5 जनवरी को आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे उत्तर प्रदेश की विकासशील तस्वीर रखेंगे और देश के बड़े उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। यूपी में निवेश को न्योता देंगे। इसके अलावा सीएम योगी उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में जानकारी भी देंगे। उन्हें ये भी बताएंगे कि किस तरह से यूपी देश में वैश्विक निवेश का एक बेहतर गंतव्य बनकर उभरा है और दुनिया भर के निवेशक यूपी में निवेश के इच्छुक है। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में 31 दिसंबर की रात कार से घसीटकर युवती की जान लेने के मामले की जांच चल रही है। उसी रात ग्रेनो में भी ऐसी ही दर्दनाक घटना सामने आई है। शनिवार रात जब लोग नए साल के जश्न की तैयारी में जुटे थे, उसी दौरान करीब 9 बजे डेल्टा 2 सेक्टर के पास तेज रफ्तार कार में सड़क किनारे पैदल जा रही बीटेक फाइनल ईयर की 2 छात्राओं और एक छात्र में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। पीछे से दूसरी गाड़ी में आ रही एक महिला ने घायल स्टूडेंट्स को अस्पताल में एडमिट कराया। इलाज के बाद एक छात्रा और छात्र को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन गंभीर रूप से घायल दूसरी छात्रा जीवन के लिए संघर्ष कर रही। सिर में इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण वे कोमा में भी चली गई है। मणिपुर में शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने उग्रवादी संगठन के साथ शांति समझौते के साथ हस्ताक्षर किए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही राज्य के सीएम भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की मौजूदगी में दिल्ली में शांति समझौता किया गया। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पूर्वोत्तर में उग्रवाद को समाप्त करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उत्तराखंड के जिला हल्द्वानी में सरकार ने जो लगभग 70 साल से रह रहे मुस्लिम बस्तियों को जबरन लगभग 5000 घरों को बेघर करने का फरमान के बाद उनकी लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए पहुंचे भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल कहा, मेरे मुस्लिम समाज के घरों की एक भी ईंट हटाई तो जो आंदोलन होगा उसकी जिम्मेदार उत्तराखंड सरकार होगी। देखिए, आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ जिला हल्द्वानी में हैं और जिस प्रकार से सरकार के द्वारा 70 साल पुराने घरों को हटाने का जो सरकार ने निर्णय लिया है और हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके उनको बर्बाद करने का जो निर्णय लिया है, हम यहाँ की सरकार को बता देना चाहते हैं कि यहाँ संविधान भी मजबूत है और संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं उत्तराखंड सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि अगर हल्द्वानी में मुस्लिम समाज के घरों के अगर एक भी को हाथ लगाया तो सरकार इसकी जिम्मेदार होगी जो माहौल खराब है। मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। हम पूछना चाहते हैं कि जब यहाँ प्रदेश के जो हल्द्वानी है हमारा मुस्लिम समाज और जो ये बस्ती है वो बिजली का बिल पे कर रही है, नगर पंचायत की टैक्स पे कर रही है, सब्जी को टैक्स दे रही है, तो इनके घरों को 70 साल पुराने घरों को कौन आदेश देता है तोड़ने के लिए? ये जानबूझकर मुस्लिम समाज को बर्बाद करने की जो तैयारी की जा रही है, इसको भीम आर्मी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। और यहाँ से लेकर भीम आर्मी और मनजीत सिंह नौटियाल यहाँ से लेकर दिल्ली तक बहुत मजबूत है। सुप्रीम कोर्ट से हमारी लगातार वार्ता हो रही है, जो वकील है हमारे सीनियर एडवोकेट है, हम लोग यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मजबूती से लड़ेंगे। हमारे भाई जो यहाँ सिद्दीकी साहब है
बड़े भाई हैं, ये आंदोलन को लीड कर रहे हैं और हमारी मजबूती से वार्ता चल रही है। तो हम प्रशासन को भी और शासन को भी यहाँ ये कहना चाहते हैं और चुनौती भी है हमारी कि आपको इन घरों को तोड़ने का कोई राइट नहीं है। 70 साल पुराने घरों को तोड़ने का आपको किसने राइट दिया? ये सब चीजों को क्या नाम है, इनके लीगल रूप से यहाँ पर घर हैं, जो आप सभी चीजों का टैक्स ले रहे हैं, तो घर कैसे तोड़ सकते हैं आप? ये बड़ा मुद्दा है। और जब मुस्लिम समाज को यहाँ पर जिस प्रकार से सत्ता में बैठने के लिए यहाँ मुस्लिम समाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे यहाँ के प्रदेश की जो टीम ने बताया कि भाई मुस्लिम समाज को वहाँ बर्बाद करने की जो तैयारी चल रही है, तो हमने ये निर्णय लिया कि पूरी बीमारी वहाँ पर जाएगी। संविधान को लेकर हम लोग आए और लड़ेंगे मजबूती से। पुलिस की और सरकार की जितना दम है, अगर पुलिस गोली चलाना चाहती है तो मनजीत सिंह नौटियाल का सीना है। संविधान लेकर मैं बैठा हूँ, पूरी बीमारी बैठी है, चलाए लाठी चलाए गोली चलाए। हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई पहले भी सीने पर खाई है और देश में आज़ादी के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए हम लोग बढ़ते हैं। आपने एक बात की कि मुस्लिम समाज है, इसमें तो कुछ हिंदू परिवार भी है। कितने हैं बताइए मुझे, कितने हैं? 98% मेरा मुस्लिम समाज रहता है यहाँ पर और मैं रात में सो नहीं पाया जिस समय यहाँ पर आया। तो उनके मकान तोड़ देने चाहिए। क्यों तोड़े जाए उनके? ये जातिवाद की लड़ाई नहीं है। अभी आपने कहा ना कि मुस्लिम समाज नहीं, 90% कुछ मैं वही कह रहा हूँ, 99% मेरा मुस्लिम समाज रहता है। अध्यक्ष जी, कुछ राजनीतिक लोग अपने रोटी सेक रहे हैं इस मुद्दे में, गरीबों को जाने रहा कि अपने वोट बैंक पक्का कर रहा है अब भी, लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं चल रही है, लेकिन गरीबों को नहीं सोच रहा है। भीम आर्मी का किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मैं अराजनीतिक व्यक्ति हूँ और भीम आर्मी अन्याय के खिलाफ है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं। लेकिन यहाँ मुस्लिम समाज के साथ है, मेरा मुस्लिम समाज के साथ में अन्याय हो रहा है। मैं इतना परेशान हूँ, रात में सो नहीं पाया। जब 2 बजे मैंने देखा कि मेरा मुस्लिम समाज रोड पर घूम रहा है, मैंने कहा कि क्यों परेशान हो रहे हो? संविधान लेकर आपका भाई हाथ हो गया है, लड़ेंगे मजबूती से और यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। 5 जनवरी को डेट होनी है, लेकिन अगर 1% अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर क्या होगा? हमें न्यायपालिका ने पहले भी हमारे पक्ष में फैसले लिए हैं। हमें न्यायपालिका ने पहले भी न्याय दिया है और हमने बताया कि 2007 में जब हमारे बल्लभगढ़ मोहना रोड पर नाले की हालत आप देख सकते हैं, किस तरह से नाले के अंदर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिससे कि गंदगी और बदबू के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिखाई दे रही इस तस्वीर में जो नाले की है, नाले के अंदर किस तरह से कूड़े के अंबार लगे पड़े हैं, जिससे कि लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई महीनों से नालों के अंदर कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, कोई भी साफ सफाई करने के लिए नगर निगम के कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। हमने कई बार इसकी शिकायत नगर निगम में की है, इसके बावजूद भी कोई भी कर्मचारी काम करने के लिए राजी नहीं है। अरे ये जी, जब से नाला बना आज तक इसकी सफाई की कोई सुध लेने वाला नगर निगम से कोई है नहीं जी। और गंदगी पे गंदगी इकट्ठी हुई जा रही है। आसपास में घर हैं, परिवार हैं जी, बदबू के मारे बुरा हाल है, मच्छर भी पैदा होने लगे। परेशानी नाले की आ रही जी, हमें गंद भरी पड़ी है, मच्छर इकट्ठे रहे हैं, यहाँ दुकान बराबर में दुकान भी हैं, सारे हमारी परेशानी में है। अच्छा। और ये गंदगी राखी है। हमने कई बार शिकायत करी है। अब यहाँ का एक इंचार्ज है विजेंद्र, अच्छा जी, उसको भी शिकायत की है हमने। वो 1 घंटे के लिए मुश्किल से भेजता है यहाँ पे नगर निगम वालों को, और 1 घंटे बाद एक रेडी भरती कूड़े के, उसके बाद गायब हो जाते हैं। दोपहर बाद आते भी नहीं है वो। गलियों में भी नहीं कल भी बोला था गलियों में नहीं आते, गलियों में नालियों में। चमोली जिले में लगातार हो रहे भू धंसाव से लोग सड़क से रात बिताने को मजबूर हैं। बता दें कि जोशीमठ में लगातार हो रहे भू धंसाव से कई मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जिससे लोग रात में सड़क पर रात गुजारने को मजबूर हैं। कई लोग अपने मकानों को छोड़कर अन्य जगह चले गए हैं और अत्यधिक प्रभावित 5 लोगों को प्रशासन ने नगरपालिका में शिफ्ट कर दिया है। वहीं स्थानीय लोगों का ये कहना है कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेहनत से मकान बनाया है। सरकार और प्रशासन ने पुनर्वास की मांग की और पूरे जोशीमठ शहर को बचाने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रशासन सब चीज़ देख के गए हैं, लीगल अनलीगल सब कुछ देख के गए प्रशासन। अगर प्रशासन यही चाह रहे कि पहले ये जो है 10-15 परिवार जो हमें ये मरे, इसीलिए जो है कुछ कार्रवाई करेंगे। जो अवैध निर्माण है होटल में, जिस दहशत से जो है हम पीछे जी रहे हैं, हमको भागने की भी जगह नहीं है। हम कर्जा लेके जो है हम लोगों ने मकान बनाया है, अभी कर्जा हम तो जो है कर्जा जीवित है अभी हमारे पास। और अभी प्रशासन ने जो है ये अनलीगल में जो है तोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं करी। बहुत ही दुखनीय विषय है कि प्रशासन लगातार जांच करने के बावजूद भी अभी तक प्रशासन ने यहाँ पे हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। हमारी मांग थी जो मानकों के विरुद्ध होटल बने हैं, क्या जोशीमठ में मानकों के विरुद्ध बने हैं के नियम से ये होटल बने हैं, इन होटलों की कितने मंजिलों की परमिशन है? पूरे जोशीमठ भूधसाव हो रहा है। हमको रात अपने नींद हराम करके सड़कों पर रहने को मजबूर हो गई। प्रशासन की तरफ से अभी तक हमारी कोई व्यवस्था नहीं।
कहने और सुनने में तो गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी का तहसील मुख्यालय है, लेकिन जिस तरह से यहाँ की जनता लगातार अलग अलग समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतर आते हैं, अब इससे दुर्भाग्य कहा जाए या पहाड़ के लोगों की किस्मत। ताजा वाकया ये है कि उप जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों का लंबे समय से अकाल पड़ा हुआ है और बार बार लोगों की सरकार से डॉक्टरों की नियुक्ति और उपकरणों की मांग की जाती रही है, लेकिन जनता सड़कों पर उतरी है तो साफ है कि जनता की नहीं सुनी गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद यहाँ इतने बड़े क्षेत्र के लोगों को इलाज कराने के लिए दूर दूर जाना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने रामलीला मैदान में आकर धरना दिया और कहा कि कल से क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। ये निकली है, उसके उपरांत अब कल से 4 तारीख से कर्मिक अनशन का कार्यक्रम हमारे रामलीला मैदान जैसलमेर में होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के संबंध में जब तक यहाँ पर ये मांगे शासन द्वारा पूर्ण नहीं होती है तब तक हमारा ये आंदोलन यहाँ पर जारी रहेगा। जो हम सारी महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हुई हैं, वो जो गैरसैंण के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो बदहाल स्थिति में जो हॉस्पिटल है उसमें हम लोगों का आज धरना प्रदर्शन हुआ और कल से हम लोगों का कर्मिक अनशन शुरू हो जाएगा और जब तक गैरसैंण में सारे विशेषज्ञ नहीं बैठते हैं तब तक हम इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी के लिए सब्जियों के दाम ने बड़ी राहत दी है। बता दें, मौसम में ठंडक बढ़ते ही सभी सब्जियों के दामों में भारी गिरावट आई है। बताया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले सब्जियों के दाम कम हुए हैं। थोक मंडियों के साथ सब्जी बाजारों में भी सब्जियों के दामों में काफी गिरावट आई है। पिछले कुछ हफ्तों से हरी सब्जियां महंगाई की वजह से आम उपभोक्ताओं की पहुंच से दूर होती जा रही है। इसके असर से सब्जियों के उत्पादन और मंडियों और बाजारों में बढ़ने से सभी तरह की सब्जियों के दाम कम हो गए हैं। पहले के रेट कम कहाँ से याद होगा? कैसे? पहले 30 रुपये पूरा था जो सौदा वो 15 रुपये है। ठीक, 15 वाली सौदा मान लो बाद में शाम को 10 ही बिकता है। 12-13 के आते 15 से ऊपर मर जाती थी तो घर के लिए भी जाती थी तो 500-600 दिन चली जाती थी नॉर्मली। और वैसे हमारा कैटरिंग का काम था तो मतलब रेट तो हाई ही होती थी नॉर्मली। तो रेट आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया दस्तक।